चलिए बेटा, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी, रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने जो फार्मूले उन्हें अपन ने ड्राइव भी कर लिया था। तो एक बार मैं फार्मूले जो है वो राइट डाउन कर देता हूँ और उसके बाद इस वाले अपन लेक्चर में हम लोग उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अपन फार्मूले एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वन, रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और दिस इज नोन एज RLBP। ठीक है बेटा। और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसे लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट ओवर मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। एंड इन केस ऑफ सोल्यूट डिसोसिएट और सोल्यूट एसोसिएट, पुट आई हेयर, कि अपन वहां पे आई लगा देंगे। ठीक है ना। तो अपन ध्यान रखना कि अपन को आई कैसे लेना, IN ओवर IN प्लस N। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन अपन को आ गया। सेकेंड वन, ये अपन पे जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस एन ओवर एन। और यहाँ भी हम लोग आई लगाने वाले हैं। अगर सोल्यूट हमारे पास डिसोसिएट अगर सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो हमें आई पुट करना है। और थर्ड वन बेटा क्या है हमारे पास? थर्ड वन अगेन एक फॉर्मूला ले सकते हैं हम लोग, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन को लिखना है, यहाँ पर आई ले लिया, इसमें भी आई लगा सकते हो, सोल्यूट अगर डिसोसिएट है, इनटू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर 1000। ये तीन फार्मूले हैं जिनके ऊपर अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन जो भी हमें डाटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर सोल्यूट डिसोसिएट होता है तो हमें आई पुट करना है, दोनों जगह आई लगाना है। और एक अपन और ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जेईई एडवांस में भी इसका प्रॉब्लम आ चुका है। फोर्थ केस फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट, इसी में RLBP वाले में ही N ओवर कैपिटल N इज स्मॉलर एज कंपेयर टू N इज वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल N। यानी कि सोल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन बहुत ही कम हो तो हम लोग डिनोमिनेटर में से स्मॉल n को रिमूव कर देंगे। ये फार्मूले हमारे पास में यूज होने वाले हैं इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ RLBP। अब हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी इन फार्मूलों के बेस पर। जरा ध्यान देना। तो मैं जो प्रॉब्लम में बेटा मैं ले रहा हूं ना, इसमें पहली दो प्रॉब्लम तो बोर्ड लेवल की हैं और उसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो एडवांस और मेंस दोनों के लिए अपन देख सकते हैं। और वे प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट वाली हैं। हालांकि चारों प्रॉब्लम में हमें अच्छे से फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले अपन शुरू की दो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी, जो कि अपन बोर्ड लेवल की हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल लिखें, फाइंड द मास ऑफ यूरिया मस्ट बी dissolved in 400 gram water so that vapor pressure of solution is 2% less than vapor pressure of pure solvent or water। ठीक है ना। यहां पर हम लोग इसे वाटर को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम में अपन एक बार देख लेते हैं। हमें बताना है फाइंड द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास बताना है, मस्ट बी डिजोल्व इन 400 ग्राम वाटर so that the vapor pressure of solution is 2% less than vapor pressure of
वाटर। यानी कि हमें बताना है कि अपन 400 ग्राम अपन पे जो वाटर है उसमें कितने ग्राम यूरिया ऐड करना चाहिए जिससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर से 2% कम हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लिया लेट अस एज्यूम द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमने मान लिया पी नोट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास पी नोट माइनस 2/100 इंटू पी नोट। 2% कम कर दिया मैंने, तो वैल्यू पी एस की आ चुकी है हमारे पास, दैट इज 98/100 पी नोट। तो पी एस हमारे पास हो गया 98/100 पी नोट। तो हम लोग जनरल फॉर्म में रख देते हैं। जनरल फॉर्म हम लोग जानते ही हैं। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास फार्मूले की? पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू एन ओवर एन। आई तो बेटा बन रहेगा यहाँ क्योंकि यूरिया हमारे पास में हम लोग जानते हैं कि ना तो सोल्यूट जो ना तो वाटर में डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तो इसलिए यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 ले लेंगे। वैल्यू रख दीजिए आप पी नोट माइनस 98/100 पी नोट ओवर 98/100 पी नोट इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया ओवर मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया जानते हो NH2CO NH2, ये ग्राम मोलिकुलर ग्राम, यहाँ पर देख सकते हो इसका ग्राम मोलिकुलर मास 60 आएगा। ये फार्मूला है यूरिया का। तो यहाँ पर यूरिया का ग्राम मोलिकुलर मास हो गया 60 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 400 ग्राम और अपन इसका ग्राम मोलिकुलर मास वाटर का मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का अपन मास है 400 ग्राम और ग्राम मोलिकुलर मास 18। यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग, W की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करके W निकाल लेना। W आ जाएगा 27.2 ग्राम। तो W निकाल लेना बेटा। सोल्व करके W की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हम लोग सोल्व कर पाएंगे और W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बहुत ही ईजी थी, कोई ज़्यादा अपन हार्ड प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही आसान था। वैल्यू रख दी बस और अपन आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड वन प्रॉब्लम पे आ जाओ। सेकंड वन प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा। चलिए सेकंड वन प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अपन एग्जाम्पल 2, 10 ग्राम of a solute it dissolved in 80 ग्राम एसीटोन। 80 ग्राम एसीटोन। The vapor pressure of solution is equal to 271 mm and vapor pressure of acetone solvent is equal to 283 mm. Find the molar mass of solute. हमें सोल्यूट का मोलर मास बताना है। ठीक है ना बेटा, हम बता सकते हैं आसानी से। प्रॉब्लम में जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज रख करके सोल्व कर सकते हैं। तो अपन वैल्यू क्या क्या गिवन है? एक तो सोल्यूट का हमें मास गिवन है, एक हमें सॉल्वेंट का मास गिवन है, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है बेटा, एक अपन एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट है, ये मैंने यहाँ रख भी दिया, राइट डाउन कर भी दिया। इसका अपन पे यानी कि वेपर प्रेशर गिवन है। तो हम लोग लिख लेते हैं पी नोट। पी नोट यहाँ पर सॉल्वेंट जो हमारे पास एसीटोन है उसका अपन वेपर प्रेशर दिया हुआ सॉल्वेंट का 283 और हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ 271। ठीक है। अब बेटा वैल्यू रख दो, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। जनरल फॉर्म हमने लगा दी। सोल्यूट के बारे में क्योंकि कुछ भी पता नहीं है, तो जब सोल्यूट के बारे में पता नहीं है तो हम लोग ये मानेंगे सोल्यूट इज अनडिसोसिएटेड, और अपन ना तो ये डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता।
बट इसमें गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सोल्यूट को जो है वो अपन यहाँ पर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम करेंगे। सोल्यूट वैसे भी नॉन वोलेटाइल ही है, ये राइट डाउन कर लो, क्योंकि इस केस को देखते हुए हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही एज्यूम करना है। अब पी नोट की वैल्यू रख दीजिए 283, 271, 271, मास ऑफ सोल्यूट 10, ये हो गए मोल ऑफ सोल्यूट, मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास। सॉल्वेंट का मास हो गया 80, वाई 58। एसीटोन का ग्राम मोलर मास निकाल लेना, ये अपन ग्राम मोलर मास जो है वो 58 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ, तो मुझे लगता है हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये वैल्यू आ जाएगी 12 और ये वैल्यू होगी 271, ये हो गया 10 × 58/80m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, m की वैल्यू आ जाएगी जैसा मुझे बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग 163.7 ग्राम पर मोल आनी चाहिए। तो बस सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, पी नोट गिवन है, पी एस गिवन है, वैल्यू रख दी और मोलर मास सोल्यूट का निकाल लिया। और ये ऑलरेडी हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। कई बार जब तुम लोग नोट्स स्टडी करोगे तो उसमें ये पता चल जाएगा तुम्हें, हर जगह हम लोगों ने काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि जो मेन पर्पज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज़ टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से हमने सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, अब अपन आते हैं थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल, तुम लोग इसे आराम से सोल्व कर लो और वैल्यूज़ देख लो। चलिए थर्ड वाला एग्जाम्पल हमारे पास सोल्व करते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल ये हमारे पास में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे भी हमारा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेंस और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है ये थर्ड एग्जाम्पल। चलिए तो लिख लेते हैं, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर K4FeCN6 is prepared at 300 Kelvin. The density of solution is equal to 1.2 gram per ml. The degree of dissociation of K4FeCN6 is equal to 50%. Find the lowering in वेपर प्रेशर डेल्टा पी बताना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज इक्वल टू 25 mm। ठीक है बेटा, ये हमें बताना है और हमें बताना है ये वाली चीज, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी, हमें डेल्टा पी बताना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से हमें समझना है कि अपन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक हमें सॉल्यूशन गिवन है जिसकी मोलरिटी गिवन है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किया हमने। इसकी डेंसिटी भी हमें गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। इसमें K4FeCN6 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया है, 50% वाटर में डिसोसिएट होता है, और हमें निकालना डेल्टा पी। तो जहाँ तक हम लोग बात को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब जो डेल्टा पी होता है इसका मीनिंग होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें चाहिए पी नोट माइनस पी एस। तो पी नोट तो हमें गिवन है, पी नोट तो हमें गिवन है, पी नोट की वैल्यू तो हमें गिवन है 25 mm। तो अगर 25 mm ऑफ मरकरी हमें गिवन है पी नोट, अगर पी एस आ जाए तो डेल्टा पी आ जाएगा बिल्कुल। तो हमें यानी कि हमारे पास अब अगला वाला स्टेप है कि पी एस निकालना है। अब मैं जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ उसमें मोलरिटी गिवन है, तो मैंने एक फार्मूला अपन लास्ट में लिखा हुआ है 3rd नंबर पे,
उसमें मोलैलिटी यूज होती है। तो क्या हम मोलैरिटी की हेल्प से मोलैलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और मोलैलिटी वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम आई भी निकाल लेते हैं। तो आई क्या होगा? आई फॉर वांट ऑफ फैक्टर फॉर K4FeCN6। क्या हम आई निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कितने आयन में डिसोसिएट होगा ये? K4FeCN6 go to ionize into 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, इसमें आयनाइज होगा। तो इसमें टोटल आयंस कितने हो गए? 4 + 1, टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 हो गए। नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बेटा? 5। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। अब ये 5 हो गए, तो क्या मैं आई निकाल सकता हूँ? 1 + 5 - 1 × 1/2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 50% गिवन है, दैट इज अल्फा = 50/100 और 1/2। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये आ गया। अब आई आ चुका मेरा, पी नोट क्वेश्चन में गिवन था। मैं मोलैलिटी और कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा अपन आंसर आ जाएगा। तो अपन ध्यान देना है कि हम इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी गिवन है उसकी हेल्प से मोलैलिटी निकालेंगे बेटा, और फिर हम लोग फार्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान देना, मैं अगले स्टेप पे आ रहा हूँ। ठीक है, आई हमने निकाल लिया है। अब हम लोग अगले स्टेप पे आ गए। तो ज़रा देखें अगले स्टेप पे कैसे सोल्व करना है। तो अपन हमें चाहिए यहाँ पे मोलैलिटी, क्योंकि ये फार्मूला लगाना है हमें, P0 - PS ओवर PS = I × स्मॉल m मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर 1000। ठीक है, तो बस बेटा मोलैलिटी निकाल लेता हूँ और वैल्यू रख दूंगा मैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी = मोल ऑफ सोल्यूट। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन की बने में। बिल्कुल, तो तुम इसकी डेफिनेशन जानते होंगे 0.1 मोलर की। 0.1 मोल K4FeCN6 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। चलिए उससे आगे नहीं लिखते, कभी बोर्ड में नहीं आए। तो 0.1 मोल तो हो गए सोल्यूट के मोल, और 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया। तो डेंसिटी हमें पता है सॉल्यूशन की, डेंसिटी है 1.2। तो अगर मैं 1.2 डेंसिटी और वॉल्यूम है 1000 ml, इसे हम 1000 ml लिख लेते हैं। तो क्या अपन बोल सकते हैं 1000 ml को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 × 1.2 ये हो गया सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। सोल्यूट के मोल 0.1 है। क्या अपन सोल्यूट के मोल को ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके सोल्यूट का मास निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट का मास। तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसे क्या केजी में बता सकते हैं बेटा हम? ये आ गया। तो बहुत ही इजी है, सब लोग इसे समझ गए होंगे। मोलैलिटी हो गई 0.1 × 1000 ओवर 1200 माइनस 36.8। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1 × 1000 ओवर 1163.2। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं हम। तो P0 इसमें रख देते हैं हम यहाँ पर मोलैलिटी को। ठीक है ना, तो P0 इसे एक बार स्टेप को थोड़ा कम भी कर देते हैं, ओवर PS - 1 = I की वैल्यू 3। मोलैलिटी हमें पता ही है 0.1 × 1000 ओवर 1163.2 इंटू 18 ओवर 1000। ये 1000 ये वाला, ठीक है ना। ग्राम मोलर मास अपन 18 है वाटर का। मुझे लगता है इसे सोल्व कर लेंगे और ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 0.004 आ जाएगी। तो बस अब आ चुका हमारा, ये आ गया, ये +1 इधर हो जाएगा 1.004। P0 है 25 ओवर PS = 1. तो यहाँ से PS आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स 24.9। और चेक कर लेना, बच्चों ने जैसा बोला वैसा मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो अपन क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा P = P0 - PS 25 - 24.9
दैट इज 0.1 mm। ये हो गया लोअरिंग इन प्रेशर डेल्टा पी, पी नोट माइनस पी एस। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को। देखा होगा तुमने प्रॉब्लम को, अपन अच्छे से सीख लिया होगा। पहले हमने सॉल्यूशन की, पहले अपन ने के फॉर एफिशिएंसीज का आई निकाल लिया और आई निकाल करके मोलैलिटी निकाल ली। मोलैलिटी का फार्मूला सब जानती हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। और मोलैरिटी हमें गिवन थी, मोलैरिटी अगर गिवन है तो उसका डेफिनेशन भी जानते हैं, 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन 1000 ml। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोल्व करके और अपन वैल्यू रख देंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, 4th वन। ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इसमें भी प्रॉब्लम में कई बार बच्चों को डाउट रहता है, तो इस प्रॉब्लम को और एंजॉय करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हमारे पास 4th नंबर की प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम हमारे पास ये। चलिए एग्जाम्पल 4th प्रॉब्लम में हमें ये बताना है, यहाँ पर एक डायग्राम मैं दे रहा हूँ। पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन को जो कैलकुलेशन करनी है उसको देखेंगे। ये हमें एक यहाँ पर कंपार्टमेंट दिया हुआ, उस कंपार्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बीच में एक रिजिड बॉल है जो अपन इक्वली कंटेनर को बांट रही है। यहाँ पर हमने रिजिड बॉल लगा दी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है बेटा। और बराबर वॉल्यूम भर दिया सॉल्यूशन का। 2 सॉल्यूशन मैंने भर दिए, एक अपने लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में और एक राइट हैंड साइड कंपार्टमेंट में। इक्वली डिवाइड कर दिया इस वॉल्यूम को, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बराबर है और इस कंटेनर को इक्वली डिवाइड कर दिया। यहाँ पे रिजिड बॉल है। रिजिड बॉल का मतलब हुआ कि अपन इसमें से जो सॉल्यूशन है वो मूव नहीं कर सकता, ऊपर से थोड़ा ओपन है और इस इधर की साइड में 0.1 मोल NaCl 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इधर 0.1 मोल यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। अब होगा क्या कि इन दोनों में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है, एक तरफ यूरिया एक तरफ NaCl है और ऊपर से ये अपन जो कंटेनर है, ये बॉल है, उसके ऊपर से थोड़ा अपन ओपन है। अब इसमें यहाँ पर कंपार्टमेंट 1 है और ये बेटा कंपार्टमेंट 2 है। तो अपन डायग्राम एक बार देख लीजिए फिर से। एक इसमें एक कंटेनर है, कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में हमने 0.1 मोल, यहाँ पर 0.1 मोलर कर दीजिए, 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है और एक कंपार्टमेंट में 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दोनों तरफ। ठीक है, और ये रिजिड बॉल है। ठीक है बेटा। तो तुम्हें ये बताना है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उस समय कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 में वॉल्यूम कितना होगा। तो अपन लिख सकते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन कंपार्टमेंट फर्स्ट एंड सेकंड व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाता है तो कंपार्टमेंट 1 और 2 में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना होगा। अब इसमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम आएगा कब, और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इन दोनों कंटेनर में जो वॉल्यूम NaCl का, यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन है, इधर यूरिया का सॉल्यूशन है, इनका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम समझते हैं इस प्रॉब्लम को, करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। तो तुम लोग भी ध्यान रखो, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। और जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे NaCl जो है ये अपन डिसोसिएट होता है और इसके 2 आयंस होते हैं, और यूरिया हमारे पास डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए हमारे पास में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और अपन वाटर के अंदर डालने पर एज इट इज़ रहने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे मोलरिटी 0.1 है, यहाँ पे भी मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम भी बराबर है, बट इसमें 2 आयंस होंगे। यानी कि अगर मैं 100% आयनाइजेशन लेता हूँ तो यहाँ पे I2 रहेगा
और यहाँ पे आई 1 रहेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर ज़्यादा हो गए और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा अपन पे नंबर ऑफ आयंस हैं तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन का जो वेपर में जाने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस भी कहीं ना कहीं वेपर फॉर्मेशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगी, यहाँ पे वेपर्स कम होंगी, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे वेपर्स ज़्यादा बनने वाली हैं क्योंकि I इंटू सी का मल्टीप्लाई, या बोल सकते हो कि यहाँ पर जो I है वो 1 है और डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अपन पे आयंस नहीं होंगे, तो डेफिनेट है कि ये जो सॉल्यूशन में अपन सॉल्वेंट है वो ज़्यादा वेपराइज होगा और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो कम वेपराइज होगा, इसकी वेपर्स कम बनेंगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो कब आएगा, जब दोनों तरफ हमारे पास में यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वेपर्स ज़्यादा बन रही हैं, यहाँ पे वेपर्स कम बन रही हैं, तो ये वेपर्स इधर आना थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएंगी, इस तरीके से ट्रांसफरिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों तरफ यहाँ पे ये जो वेपर्स जा रही हैं वो जाना बंद हो जाएंगी, या ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, जिसके वेपर प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये वेपर्स इधर जा रही थी, अगर वो बराबर हो जाएगा तो समझ लो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इन वेपर्स का इधर जाना स्टॉप हो जाएगा। उस समय इन कंटेनर के इन कंपार्टमेंट के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उनके वॉल्यूम अपन पे कांस्टेंट हो जाएंगे, उस समय इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ गए होंगे कि वेपर्स इधर क्यों जा रही हैं, क्योंकि इधर हमारे पास प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, इधर सॉरी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इधर वेपर प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर वेपर्स इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, यानी कि तब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होगा जब यहाँ पर इनका मूवमेंट बंद हो जाएगा, और जैसे ही मूवमेंट बंद होगा तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो अपन स्टेबल हो जाएंगे और उस समय इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगेगा फाइनल, और यहाँ पे वॉल्यूम कम होने लगेगा बेटा, बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम पर मैंने वॉल्यूम एज्यूम कर लिया। तो क्या हम बोल सकते हैं, अच्छा इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा, तो वो इक्विलिब्रियम अचीव जब होगा तो उस समय वेपर प्रेशर बराबर होंगे, यानी कि डिफरेंस क्यों आ रहा था, I इंटू सी के कारण आ रहा था। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2, यानी कि इसके अंदर I1 कितना है हमारे पास 2, C1 कितनी कंसंट्रेशन है C1 हमारे पास, तो इसके अपन 10 मिलीमोल है, 10 मिलीमोल, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना 100 प्लस V, इधर हमारे पास I की वैल्यू 1 है, C कितना रहेगा C 0.1 है, 100 ml है, तो 10 हो गए, 100 माइनस V, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास कट चुका है, ये वैल्यू होगी 200 माइनस 2V इज इक्वल टू 100 प्लस V, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/3, बिल्कुल 200 माइनस 2V बराबर 100 प्लस V, 100 बराबर 3V, ठीक है, ये आ गया। अब इतना वॉल्यूम यहाँ से इधर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कंपार्टमेंट 1 फाइनल वॉल्यूम इन फर्स्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 100/3, 400/3, and final volume in compartment second is equal to 100 minus 100/3, 200/3 ml। तो मुझे लगता कर पा रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं बात को। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों तरफ अपन पे जो वेपर्स हैं, जब यहाँ पर इन वेपर्स का इधर मूवमेंट बंद हो जाएगा आना, तो उस समय इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और वो तभी होगा जब दोनों तरफ वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। और वेपर प्रेशर को अलग अलग होना वो किस बात पे डिपेंड है, नंबर ऑफ आयंस और कंसंट्रेशन हालांकि सेम है, बट यहाँ पर आयंस ज़्यादा थे तो I इंटू सी का जो मल्टीप्लाई है उसे हमने दोनों तरफ बराबर कर दिया, उससे हमारे पास में यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। चलिए तो अपन वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें, समझ लें अपन प्रॉब्लम करने का तरीका, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शिव के चौहान SK सर के नाम से। थैंक यू बेटा। हम लोग अगले वाले वीडियो में और अच्छी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देखेंगे और थ्योरी को अपन अच्छे से सीखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके डियर।